नमस्कार। एक बहुत बड़ा केस, अपने समय का, सोशल मीडिया पर छा जाने वाला, राजनीतिक महकमों में हलचल मचाने वाला, यहाँ तक कि आगे चल करके सत्ता को परिवर्तित करने वाला, पूरा राजनीतिक उथल पुथल मचा देने वाला केस एक बार फिर से लिस्टिंग होने की स्थिति में आ गया है। आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम केस, 2G स्कैम केस, जो कि आगे चल करके सहारा ग्रुप के साथ बहुत ही पेचीदे ढंग से जुड़ता गया। हालांकि ये ट्राई डॉट डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सारी गड़बड़ियां वहां से शुरू हुई थी। बहुत सारी कंपनियों को नियमों को ताक पर रख करके, ट्राई एक्ट को नजरअंदाज करके लाइसेंस मनमाने ढंग से दिए गए थे, जिससे लगभग 22,000 करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया था। और ये कंपनियां आगे चल करके गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करा के पैसों का हेरा फेरी करके मनी लॉन्ड्रिंग जैसा अपराध किए थे। इसी पर 2010 में केस प्रारंभ हुआ था, 2G स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ हुए थे, लेकिन फिर आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में 2010 में केस ये पहुंच चुका था। 2011 के 6 मई को यहाँ एंट्री होती है फिर सहारा की। कारण क्या था कि इसी 2G स्कैम के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में देश की 2 प्रमुख जांच एजेंसियां, जिसमें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI दोनों थी, जिसके हाथ सहारा ग्रुप तक पहुंच चुके थे। सहारा ग्रुप की उस समय एक कंपनी थी, बहुत सारे लोग इस केस के बारे में जानते होंगे। वो कंपनी थी सहारा इन्वेस्टमेंट कमर्शियल लिमिटेड, जो आगे चल के सहारा प्राइम सिटी के नाम से जाना गया। सहारा इन्वेस्टमेंट की तरफ से उस समय एस्टेल जैसी कंपनी हुआ करती थी, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया, उसके शेयर खरीदे गए। बाद में उस शेयर को 1 साल के बाद जो 14 करोड़ का लगभग शेयर खरीदा गया था, उसको 16 पॉइंट कुछ करोड़ में सेल भी कर दिया गया। कई कंपनियों में सहारा का पैसा उस समय लगा और पैसों का हेराफेरी हुआ, जिसमें इंटरनल ED और CBI का कहना था कि वो 98-99 यानी 1998-99 से उनके इस इलीगल ट्रांजैक्शन पर नजरें रखी हुई थी, जो आगे चल करके जांच में ये पाया गया कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ED ने इसमें इंटरनल जांच किया था। कोर्ट के समक्ष जो आर्गुमेंट रखे गए थे ED की तरफ से और CBI की तरफ से, ED की तरफ से कहा भी गया था कि मैं इंटरनल 1998-99 से ये इनके ऊपर जांच लगातार बैठा रखी थी और इसमें ये तमाम जो कमियां थी, कंपनियों के बीच ट्रांजैक्शन थे, शेयर खरीदे और बेचे गए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशन बनती है, ऐसा इन कंपनियों के जरिए किया गया। 2G स्कैम केस के जांच धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जब ये मामला आगे बढ़ा और शिकंजा सहारा ग्रुप पर कसता गया, तो इसमें सहारा मास कम्युनिकेशन के रिपोर्टर सुबोध जैन आते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऑफर देते हैं कि जो 2G स्कैम केस है उसमें वो सहायता करना चाहते हैं, जांच में शामिल होना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सहारा सिटी सेशन कोर्ट में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ED ने दर्ज किया है और वो सुनवाई के दौरान इस समय नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी के NGO की तरफ से और शुक्ला जी की तरफ से कुछ लोग सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के अंदर प्रेयर करते हैं, केस में जांच में सहयोग करना चाहते हैं और उनको स्वीकृति मिलती है सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता से, उनका प्रेयर स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से उस समय सुबोध जैन सहारा मास कम्युनिकेशन के रिपोर्टर पहुंचते हैं कोर्ट, इसमें वो शामिल होना चाहते हैं। जब स्थिति उनके मन मुताबिक नहीं ढलती है तो फिर कोर्ट के बाहर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर के विरुद्ध इन कंपनियों के तरफ से सहारा ग्रुप की कुछ कंपनी और कई कंपनियों की तरफ से एलिगेशन का दौर शुरू होता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्रेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्रालय के कुछ लोग हैं, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर ED के द्वारा बचाया जा रहा है, जो कि राजेश्वर सिंह जी थे। और फिर मामला कोर्ट के समक्ष पहुंचता है एक कंटेम्प्ट पिटीशन के रूप में 6 मई 2011 में। तो उसमें राजेश्वर सिंह के तरफ से एक बंद लिफाफे में 25 सवालों के जवाब रखे गए थे और कुछ एविडेंस भी रखे गए थे, जो फिजिकली रूप से उनके ऑफिस में जाकर के सहारा के और कुछ अन्य कंपनी के लोगों के द्वारा हाथापाई करने तक की नौबत आ गई थी, वाद विवाद हुआ था, उसके कुछ फुटेज और कई ऐसे जो सवाल सहारा मास कम्युनिकेशन के सुबोध जैन की तरफ से खड़े किए गए थे, उसके जवाब बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ED के
असिस्टेंट डायरेक्टर्स राजेश्वर सिंह की तरफ से रखे गए और कई जवाब, कई तर्क ईडी और सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए। कहा गया कि जो 2G स्कैम का जांच चल रहा है, जिसकी जांच कोर्ट के निगरानी में देश की 2 बड़ी जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई कर रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट स्वयं कर रही है। उसमें किसी अन्य तीसरे पक्ष का शामिल होने का तर्क सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अवहेलना है जो कोर्ट ने जारी किया था ईडी और सीबीआई को 2G स्कैम की जांच करने के लिए। उस आदेश की ये अवमानना है जो कि सुबोध जैन और कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने रखी थी, उसमें सहारा ग्रुप प्रमुख थी। कुछ समय के बाद सुबोध जैन की याचिका खारिज हो जाती है, लेकिन ये जांच लंबे समय तक चलता रहता है। उसमें राजा का नाम, जो मंत्री थे एक समय, उनका नाम भी सामने आया था और कई अधिकारियों का नाम सामने आया था। बहुत विस्तृत 2G स्कैम का जो चैप्टर है उस पर मैं नहीं जाऊंगा और ना ही सहारा ग्रुप के साथ, जिसमें कि पहले की सहारा इन्वेस्टमेंट कमर्शियल लिमिटेड थी, फिर बाद में वो सहारा प्राइम सिटी हुई और सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन, इनके कई कंपनियों के सहारा ग्रुप के नाम उसमें आए थे, जिसमें कि पैसा को घुमाया गया था। पैसा को एक प्रकार से ब्लैक से व्हाइट मनी बनाने का प्रयास किया गया था। उसमें फॉरेन एक्सचेंज का भी कुछ मामला सामने आया था। तो कई ऐसे फैक्ट थे जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ईडी और सीबीआई की तरफ से रखे गए, जो कि 1998-99 से जांच में पाए गए थे। वो केस जो 2G स्कैम केस था, उसी के साथ ये चलता गया, आगे बढ़ता गया। इसमें बड़े बड़े देश के वकील सहारा की तरफ से जेठमलानी जी थे, कई ऐसे बड़े लोग जो कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह की तरफ से जो कंटेम्प्ट किए गए थे, उनके रिस्पोंडेंट थे, उनके तरफ से बड़े बड़े वकील उस समय थे। जेठमलानी के साथ प्रशांत भूषण भी थे। तो ये लोग फैक्ट रखने में लगभग कामयाब नहीं हुए, जिससे कि कोर्ट को संतुष्ट किया जा सके कि कोई तीसरा पक्ष ईडी और सीबीआई के साथ जांच करने में शामिल हो सकता है। अंततः जब सुबोध जैन, जो कि सहारा मास कम्युनिकेशन का रिपोर्टर था उस समय, उनके कहने के मुताबिक जब उनको इस जांच में शामिल करने से कोर्ट की तरफ से इनकार किया गया और ये माना गया कि ये कोर्ट की अवमानना है, तो उन्हें एक कारण बताओ नोटिस कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था और उनसे ये पूछा गया था कि आप उस फैक्ट को कोर्ट के समक्ष रखिए कि आपने ऐसा क्यों किया। जब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में देश की बड़ी जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई 2G स्कैम की जांच कर रही हैं और उसमें सहारा ग्रुप के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसा केस बनता है, पैसों की हेराफेरी हुई है, तो आप कैसे उस जांच में शामिल हो सकते हैं, आप उस जांच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसका जवाब कोर्ट के समक्ष पेश करें। लेकिन काफी समय बीतता जाता है, महीनों महीनों पर यह केस लिस्टिंग हुए और सहारा के तरफ से कोई ऐसा आंसर फिर कोर्ट के अंदर पहुंच नहीं पाया और केस सिर्फ लिस्टिंग होता चला गया। और लास्ट 2018 में ये केस लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद से ये लगभग 8 वर्षों से यूं ही पड़ा था, जबकि लास्ट हियरिंग में कोर्ट की तरफ से इस केस को 3 माह बाद लिस्टिंग करने के लिए कहा गया था और उतने समय के लिए कोर्ट ने इस केस को एडजर्न कर लिया था। तो वो 3 माह का समय कब का निकल चुका था, 8वां साल चल रहा है। ये केस एक बार फिर से उसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह वर्सेस जो सुब्रत राय सहारा का ये केस है, फिर से 27 फरवरी को लिस्टिंग हुआ है। हालांकि मेन पोर्टल पर टेंटेटिव लिस्टिंग दिखाया जा रहा है, लेकिन ये केस कनेक्टेड है और इस पर सुनवाई उस दिन होगी 27 फरवरी को। तो ये एक बहुत बड़ा केस है जो कि 27 फरवरी को सुना जाएगा। अब इसमें इतने वर्षों के बीच में क्या बातें सहारा ने कोर्ट के समक्ष रखने की कोशिश की हैं, क्या तैयारियां की हैं और उस समय के ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह जी की तरफ से उनके एडवोकेट क्या तैयारियां किए हैं। हालांकि सहारा के तरफ से रखी गई सारी दलीलें बेबुनियाद, बिना फैक्ट के, बिना एविडेंस के साबित हुई थी और इनको नोटिस जारी किया गया था कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया। इसमें एक संक्षिप्त जिक्र मैंने इस केस से संबंधित आपके सामने रखा है। हालांकि अगर इस पर विस्तृत वीडियो बनेगा तो शायद कुछ घंटे का, 4 से 5 घंटे का, कम से कम 3 या 4 एपिसोड करना होगा, तब जाके इस पर विस्तृत बात होगी। क्योंकि 2G स्कैम और फिर उसमें
सहारा का जो नाम आया, ये जांच एजेंसियां इंटरनल जो कि लगभग 10 से 11 साल पहले जांच कर रही थी, जिसमें हमारे देश की लाइसेंस देने वाली टेलीकम्युनिकेशन की एजेंसियां, एडमिनिस्ट्रेशन दोषी थे। हालांकि आप जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हों, चाहे बड़े बड़े नेता हों, बड़े बड़े अधिकारी हों, इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट करता क्या है जानते हैं? इन सभी के ऊपर जब आरोप लगते हैं, कुछ पर स्पष्ट साबित हो जाते हैं तो सजा देना मजबूरी हो जाता है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट भी बैलेंसिंग जस्टिस देता हुआ नजर आता है। यानी वो सरकार को भी बचाता नजर आता है, बड़ी कंपनियों को भी बचाता हुआ नजर आता है, कुछ डांट फटकार जुर्माने लगा देता है। एक स्पष्ट जो न्याय होना चाहिए वो नहीं झलकता। बैलेंस बनाने की कोशिश होती है न्याय में, ताकि पूरा सिस्टम जो जुड़ा है एक दूसरे से वो जुड़ा ही रहे, किसी के विरुद्ध बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा न हो। और ये वाकई स्पष्ट निष्पक्ष न्याय नहीं होता। न्याय उसी को कहा जाता है जब सत्य को न्याय मिले, असत्य को सजा मिले। तो देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लोज हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ आर्गुमेंट वगैरह वहां रखी जाए और फिर इसको परमानेंट क्लोज कर दिया जाए, जो अभी तक इनकम्प्लीट ये मैटर चला रहा है। चलिए साथियों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।